आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की प्रक्रिया से लेकर कैबिनेट की चर्चा तक हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव या फिर राज्यपाल शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हो, आपका मार्गदर्शन और विजन हमें हमेशा और लगातार मिलता रहा है। इसी रोड मैप पर हम आगे भी बढ़ रहे हैं और भविष्यवादी प्रगतिवादी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की सफलता के रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज स्कूल एजुकेशन कॉन्क्लेव में इसमें लगभग 15 लाख स्कूलों के 90 लाख से भी अधिक अध्यापकगण और 27 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री जी आपके आशीर्वाद के लिए आपको साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, 25 देशों के जहां सीबीएसई बोर्ड के हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, ऐसे 25 देशों के छात्र भी आज आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर हैं। आपने हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव में ऐसे विश्व नागरिक की बात की थी जो भारतीय मूल्यों से जुड़ा हो। निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति ऐसा विश्व नागरिक को तैयार करेगी जो भारतीय मूल्यों से जुड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर भी भारत की पहचान दिला सके। ये आपका मार्गदर्शन हमेशा हमको रहा है। राज्यपाल सम्मेलन के दौरान आपने रचनात्मक और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का जो हमको विचार दिया प्रधानमंत्री जी, उस दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विगत 2 दिनों से हमने स्कूली शिक्षा के जुड़े विषयों को 6 भागों में थीम आधारित चर्चा के साथ विस्तृत मंथन किया है। ये राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित एवं स्कूली शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और आज प्रधानमंत्री जी इन 6 थीमों पर विशेषज्ञों के साथ दिन भर हम परामर्श करेंगे। कस्तूरी रंगन जी, मंजुल भार्गव जी, श्रीधर जी सहित पूरी समिति के लोग भी आज दिन भर उन विशेषज्ञों के साथ यहाँ जुड़े होंगे, क्योंकि आज हम करोड़ों छात्र, अध्यापक और अभिभावक आपके मार्गदर्शन के लिए उत्सुक है। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप हमको अपना आशीर्वाद दें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, देश के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनकी टीम के सम्मानित सदस्यगण, इस सम्मेलन में भाग ले रहे देवी और सज्जनों, नींव डाल रहा है। एक ऐसा क्षण है जिसमें नए युग के निर्माण के बीज पड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। साथियों, पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, हर व्यवस्था बदल गई। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलना उतना ही आवश्यक था जितना किसी खराब हुए ब्लैक बोर्ड को बदलना आवश्यक होता है। जैसे हर स्कूल में पिनअप बोर्ड होता है, उसमें तमाम जरूरी कागज, स्कूल के जरूरी आदेश, बच्चों की बनाई पेंटिंग आदि आप लोग लगाते रहते हैं। ये बोर्ड हर कुछ समय में भर जाता है। उस पिनअप बोर्ड पर नई क्लास के नए बच्चों की नई पेंटिंग्स लगाने के लिए
आपको बदलाव करना ही पड़ता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं जानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान होने के बाद आप में से बहुत लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। ये शिक्षा नीति क्या है? ये कैसे अलग है? इसे स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा? इस शिक्षा नीति में एक शिक्षक के लिए क्या है, एक छात्र के लिए क्या है, और सबसे अहम, इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है? ये सवाल जायज भी हैं और जरूरी भी हैं। और इसलिए ही हम सब यहां इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके, आगे का रास्ता बना सके। मुझे बताया गया है कि कल भी दिन भर आप सभी ने इन्हीं बातों पर घंटों मंथन किया है, चर्चा की है। टीचर्स खुद अपने हिसाब से लर्निंग मटेरियल तैयार करें, बच्चे अपना टॉय म्यूजियम बनाएं, पेरेंट्स को जोड़ने के लिए स्कूल में कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, तस्वीरों के साथ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी हो, स्कूल में भी किचन गार्डन हो। ऐसे कितने ही विषयों की बात हुई है। अनेक नए आइडिया दिए गए हैं। देश भर के टीचर से माय गॉव पोर्टल पर उनके सुझाव मांगे थे। एक सप्ताह के भीतर ही 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे। इस विषय में और अधिक जागरूकता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय अनेक तरह के कार्यक्रम चला रहा है। साथियों, किसी भी देश के विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और युवा ऊर्जा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन उस युवा पीढ़ी का निर्माण बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसा बचपन होगा, भविष्य का जीवन काफी कुछ उसी पर निर्भर करता है। बच्चों की शिक्षा, उन्हें मिलने वाला वातावरण काफी हद तक यही तय करता है कि भविष्य में वो एज अ पर्सन कैसा बनेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्री स्कूल में तो बच्चा पहली बार माता पिता की छत्र छाया के बाहर, माता पिता की देखभाल और घर के आराम भरे माहौल से बाहर निकलने की शुरुआत करता है, उससे दूर होता है। ये वो पहला पड़ाव होता है जब बच्चे अपने सेंसेस, अपनी स्किल्स को
ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में ये सब कैसे होगा। ये बात सोच से ज्यादा अप्रोच की है। और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने वाले हैं। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़े, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे, उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है। ये हर विषय को, जीवन के पहलू को मैथमेटिकल और लॉजिकल रूप में समझने का दृष्टिकोण है, ताकि मस्तिष्क अलग अलग पर्सपेक्टिव में एनालिसिस करें। ये दृष्टिकोण मन और मस्तिष्क का ये विकास बहुत जरूरी है। और इसलिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके तौर तरीकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप लोगों में से बहुत से लोग, बहुत से प्रिंसिपल्स ये सोच रहे होंगे कि हम तो अपने स्कूल में पहले से ही ऐसा करते हैं। हो सकता है आपकी बात सही भी हो, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी तो हैं जहां ऐसा नहीं होता है। एक समान भाव लाना भी तो जरूरी है। ये भी एक बड़ी वजह है जो आज आपसे मैं इतना विस्तार से हो सके उतनी बारीकी पर बात कर रहा हूं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुरानी 10+2 की जगह 5+3+4 इसकी व्यवस्था बहुत सोच समझ कर की गई है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को एक बुनियादी के रूप में, नींव के रूप में शामिल किया गया है। आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफुल एजुकेशन शहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित है। वो अब गांवों में भी पहुंचेगी, गरीब के घर तक पहुंचेगी। गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, हर किसी के, हर जगह के बच्चों को मिलेगी। मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। साथियों, हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो भी बच्चा आसानी से पढ़ पाए,
इसे आप लोग ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं। जिस बच्चे को हम इस लेवल तक ला पाएंगे, शेप कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो भविष्य में उस विद्यार्थी को बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी। मैं इसके लिए आपको एक सुझाव देता हूं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ और 25-30 उनके दोस्त भी होंगे क्लास में। आप उनको कहिए कि चलो भाई, तुम कितनों के नाम जानते हो, बोलो। फिर कहो, अच्छा तुम कितनी तेजी से नाम बता सकते हो, बोलो। फिर कहिए कि तुम तेजी से भी बोलो और उसको वहां खड़ा भी करो। आप देखिए उतनी कितनी प्रकार की टैलेंट डेवलप होने शुरू हो जाएगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर वही बातें बाद में लिखित रूप में रख करके उन्हीं अपने साथियों के नाम, चलो भाई तुम इसमें से किस किस के नाम बोलोगे, पहले फोटो रख करके दिखा सकते हैं, फिर शब्द लिख करके रखा सकते हैं। अपने ही दोस्तों की पहचान से वो सीखना शुरू कर दे। इसको लर्निंग की प्रक्रिया कहते हैं। इससे आगे की कक्षाओं में स्टूडेंट्स पर बोझ भी कम होगा, आप शिक्षकों पर भी बर्डन कम होगा। साथ ही बेसिक गणित जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। ये तब संभव होगा जब पढ़ाई किताबों और क्लास की 4 दीवारियों से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया से जुड़ेगी, हमारे जीवन से, आसपास के परिवेश से जुड़ेगी, आसपास की चीजों से, रियल वर्ल्ड से बच्चे कैसे सीख सकते हैं। इसका एक उदाहरण ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक जीवन कहानी में देखने को मिल रहा है। कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जब 8 साल के थे, उन्हें तब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई थी। एक बार वो अपने पिता के साथ कोलकाता जा रहे थे। रास्ते में सड़क के किनारे उन्हें अंग्रेजी में लिखे माइलस्टोन्स दिखे। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि यह क्या लिखा है। उनके पिताजी ने बताया कि इसमें कोलकाता कितनी दूर है ये बताने के लिए इंग्लिश में गिनती लिखी है। इस उत्तर से ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बाल मन में और जिज्ञासा बढ़ी। वो पूछते रहे और उनके पिताजी उन मील के पत्थरों पर लिखी गिनती बताते रहे और कोलकाता पहुंचते पहुंचते ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूरी इंग्लिश की काउंटिंग सीख गए। 1 2 3 4 7 8 9 10 उनको आ गया। ये है जिज्ञासा की पढ़ाई। जिज्ञासा से सीखने और सिखाने की शक्ति। साथियों, जब शिक्षा को आसपास के परिवेश से जोड़ दिया जाता है तो उसका प्रभाव विद्यार्थी के पूरे जीवन पर पड़ता है, पूरे समाज पर भी पड़ता है। जैसे जापान को देखिए, वहां शिनरिन योकू का प्रचलन है। शिनरिन का अर्थ है वन या जंगल और योकू का मतलब है नहाना, यानी फॉरेस्ट बेथिंग। वहां स्टूडेंट्स को जंगलों में या जहां पेड़ पौधे बहुत हैं ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है जहां बच्चे प्रकृति को स्वाभाविक रूप से महसूस करें, पेड़ पौधों फूलों को सुने, देखें, टच टेस्ट स्मेल अनुभव करें। इससे बच्चों का प्रकृति और पर्यावरण के जुड़ाव भी होता है और उनके होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। तो मैं एक कार्यक्रम चलाता था।
हमने एक सूचना की सभी स्कूलों को। हमने कहा कि सभी स्कूल के बच्चे अपने गांव के अंदर सबसे बड़ी उम्र का पेड़ कौन सा है, जिस पेड़ की सबसे ज्यादा उम्र हो चुकी है वो ढूंढो। तो उनको सब जगह पे जाना पड़ा, गांव के आसपास के सारे पेड़ देखने पड़े, टीचर को पूछना पड़ा, और फिर सब में सहमति बना कि भाई हाँ ये पेड़ बहुत पुराना है। और बाद में बच्चों ने स्कूल में आकर के उस पर गीत लिखे, निबंध लिखे, वक्तृत्व कथाएं की, यानी उस पेड़ का महात्मा क्या है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में उनको कई पेड़ देखने पड़े, सबसे उम्र लायक पेड़ का ढूंढना पड़ा, बहुत सी चीजें वो सीखने लग गए। और मैं कह सकता हूं कि यह प्रयोग बहुत सफल रहा था। एक तरफ बच्चों को पर्यावरण की जानकारी मिली, साथ ही साथ उन्हें अपने गांव के विषय में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करने का मौका भी मिला। हमें इसी तरह के आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल, यानी कि स्टूडेंट्स अपने रुचि के हिसाब में गतिविधियों में, घटनाओं में, प्रोजेक्ट्स में एंगेज हो, इसे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करें। इन गतिविधियों, घटनाओं, प्रोजेक्ट्स को विभिन्न दृष्टिकोण अपने एक्सपीरियंस से सीखे। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है या कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर बच्चे रचनात्मक तरीके से एक्सप्रेस करना सीखे। इन सब को मिलाकर ही फिर एक्सेल करने का रास्ता बनता है। अब जैसे कि हम बच्चों को पहाड़ों पर, ऐतिहासिक जगहों पर, खेतों में, सुरक्षित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, आप क्लासरूम में उनको रेलवे का इंजन पढ़ाएं, क्लासरूम में आप उनको बस पर पढ़ाएं, लेकिन कभी तय करें कि अगर गांव के नजदीक में रेलवे स्टेशन है तो चलो जाएंगे, बच्चों को स्टेशन पे ट्रेन आती है तो इंजन कैसा होता है दिखाएंगे, फिर कभी बस स्टेशन पे ले जाएंगे, बस कैसा होता है दिखाएंगे। वो देख करके सीखना शुरू कर लेता है। मैं जानता हूं कई प्रिंसिपल्स और शिक्षक जरूर ये सोच रहे होंगे कि वो तो अपने स्कूल में, कॉलेज में ऐसा ही करते हैं। मैं मानता हूं बहुत से टीचर बड़े इनोवेटिव होते हैं और जी जान से लगे होते, करते रहते हैं, लेकिन ये सब जगह नहीं होता है। और हमने इन सारी अच्छी चीजों को जितना ज्यादा फैलाएंगे, हमारे साथी शिक्षकों को भी सीखने का मौका मिलेगा। और इस वजह से बहुत से छात्र प्रैक्टिकल नॉलेज से दूर रह जाते हैं। टीचरों का एक्सपीरियंस जितना ज्यादा शेयर होगा, वो बच्चों के लाभ में जाएगा। साथियों, हमारे देश भर में हर क्षेत्र की अपनी कुछ न कुछ खूबी है। कोई न कोई पारंपरिक कला, कारीगरी, प्रोडक्ट्स हर जगह के मशहूर हैं। जैसे कि बिहार में भागलपुर की साड़ियां, वहां का सिल्क देश भर में फेमस है। स्टूडेंट्स उन करघों, हाथ करघों में विजिट करें, देखें आखिर ये कपड़े बनते कैसे हैं। उनको सिखाया जाए, जरा तुम जो उसके मालिक हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं, इनको जरा सवाल पूछो। क्लासरूम में सवाल सिखा करके ले जाया जाए, फिर उनको कहा जाएगा आकर के बताओ भाई तुमने क्या पूछा था, क्या जवाब मिला। एक ही साधु, यही तो लर्निंग है। जब वो पूछेगा स्पेसिफिक कि भाई आप धागा कहाँ से लाते हो, धागे का रंग कैसे होता है, ये साड़ी में चमक कैसे आती, वो बच्चा से अपनी मर्जी से पूछने लगेगा। आप देखिए उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। स्कूल में भी ऐसे स्किल्ड लोगों को बुलाया जा सकता है। ये स्किल्ड लोग आकर के अपनी प्रदर्शनी लगा सकते हैं।
वो वर्कशॉप भी लगा, आप देखिए वो आराम से सीख लेगा। विद्यार्थियों की जिज्ञासा भी बढ़ेगी और जानकारी भी बढ़ेगी और सीखने में रुचि भी बढ़ेगी। ऐसे कितने ही प्रोफेशंस हैं जिनके लिए डीप स्किल की जरूरत होती है, लेकिन हम उन्हें महत्व ही नहीं देते। कई बार तो उन्हें छोटा समझ लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स इन्हें देखेंगे, जानेंगे, तो एक तरह का भावात्मक जुड़ाव होगा। स्किल्स को समझेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है बड़े होकर इनमें से कई बच्चे ऐसे ही उद्योगों से जुड़े होंगे, वो हो सकता है वही बड़े मालिक बन जाए, बड़े उद्योगकार बन जाए। सीखने का वहीं शुरू हो जाता है। बच्चों में संवेदना जगाने की बात जब आती है, अब बच्चे ऑटो रिक्शा में स्कूल आते हैं, क्या कभी उन बच्चों को पूछा कि उस ऑटो रिक्शा वाला का नाम क्या है जो तुम्हें रोज ले आता है, उसका घर कहाँ है? क्या कभी उसके जन्मदिन को आपने मनाया था क्या कभी आप उसके घर गए थे क्या कभी आपके माँ बाप को वो मिला था क्या? फिर बच्चों को कहो कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो रिक्शा ड्राइवर है जो तुम्हें लेकर के रिक्शा में लेता है, तुम इतने 10 सवाल पूछ के आ जाओ और फिर क्लास में सब बच्चों को बताओ भाई मेरा जो ऑटो रिक्शा वाला है वो ऐसा ऐसा है, वो इस गांव का है, यहाँ कैसे आया। देखिए बच्चों को उसके प्रति एक संवेदना प्रकट होगी, वरना उन बच्चों को मालूम नहीं, उनको लगता है मेरे पिताजी पैसे देते हैं इसलिए ऑटो रिक्शा वाला है मुझे लेके आता है। उसके मन में वो भाव नहीं जगता है कि ऑटो रिक्शा मेरी जिंदगी बना रहा है, ये सिर्फ ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक चालक नहीं है, मेरी जिंदगी को बनाने के लिए वो कुछ कर रहा है, ये संवेदना पैदा होगी। उसी प्रकार से अगर कोई दूसरा प्रोफेशन भी चुनता है, इंजीनियर भी बनता है, तो उसके दिमाग में रहेगा कि फलाना पेशे को बेहतर बनाने के लिए क्या इनोवेशन किया जा सकता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स की, फायर स्टेशन की या फिर दूसरी किसी जगह की विजिट भी लर्निंग का हिस्सा हो सकती है। बच्चों को ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, उनको पता चलेगा डॉक्टर भी कितने प्रकार के होते हैं, डेंटिस्ट क्या होता है, आंख का हॉस्पिटल कैसा होता है, साधन देखा गया, आंख चेक करने का मशीन कैसा होता है। उसको जिज्ञासा, हाँ भाई ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, वो सीखेगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी तरह तैयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और फंडामेंटल चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। लर्निंग को इंटीग्रेटेड एवं इंटरडिसिप्लिनरी, फंड बेस्ड और कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाने के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि 2022 में जब हम आजादी के 75 वर्ष मनाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स इस नए करिकुलम के साथ ही नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे। ये भी फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर रेडी और साइंटिफिक करिकुलम होगा। इसके लिए सभी के सुझाव लिए जाएंगे और सभी के सुझाव और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इसमें समाहित किया जाएगा। साथियों, भविष्य की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है। हम इसकी जरूरतों को अभी से देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ऐसे में हमें अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है। ये 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होगी? ये होगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। हमारे स्टूडेंट्स सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल साइंस को समझे, उस दिशा में सोचे, ये सब
आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। और इसलिए छात्र शुरुआत से ही कोडिंग सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस और रोबोटिक्स, इससे जुड़े सारी बातों को भी उसके परिचय में उसको लाना होगा, हमें इसको देखना होगा। साथियों, हमारी पहले की जो शिक्षा नीति रही है, उसने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बांध भी दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पर लें तो विद्यार्थी साइंस लेता है, वो आर्ट्स या कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए मान लिया गया कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये साइंस नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में, हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है कि केवल एक ही फील्ड की जानकारी से सारे काम हो जाएंगे? हकीकत में सभी विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हर लर्निंग इंटर रिलेटेड है। स्टूडेंट्स कोई एक विषय ले लेते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि वो दूसरे किसी क्षेत्र में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था बदलाव का, नई संभावनाओं से जुड़ने का अवसर ही नहीं देता। बहुत से बच्चों के ड्रॉप आउट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को कोई भी विषय चुनने की आजादी दी गई है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़े सुधार के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। अब हमारे यहां युवा को साइंस, ह्यूमैनिटी या कॉमर्स में से किसी एक ब्रैकेट में फिट होने की जरूरत नहीं है। देश के हर स्टूडेंट्स को उसकी प्रतिभाओं को अब पूरा मौका मिलेगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक और बहुत बड़ी समस्या को भी एड्रेस करती है। यहां तो बड़े बड़े अनुभवी और जानकार लोग मेरे सामने उपस्थित है। आपने जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं, जब वो बाहर आपके साथ घूमने जाते हैं, लेकिन अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा, बेटी तुमने क्या सीखा, नहीं पूछते हैं। पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं कि मार्क्स कितने आए। हर चीज वहीं जाकर के अटक जाती है। कुछ परिवार हैं जिनको आदत हो गई, पूछते हैं अच्छा आज स्कूल में खाना क्या मिला था। इन्हीं चीजों के आसपास टेस्ट में नंबर कितने नंबर आए, एक टेस्ट, एक मार्कशीट, क्या बच्चों के सीखने की, उनकी मानसिक विकास के पैरामीटर हो सकती है? आज सच्चाई ये है कि मार्कशीट मानसिक प्रेशर शीट बन गई है और परिवार की प्रेस्टीज शीट बन गई है। परिवार के लिए प्रेस्टीज शीट है, बच्चे के लिए प्रेशर शीट है। पढ़ाई से मिल रहे इस तनाव को, मेंटल स्ट्रेस से अपने बच्चों को निकालना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर इसका बेवजह का दबाव न पड़े और कोशिश ये है कि केवल एक परीक्षा से छात्र छात्राओं का मूल्यांकन न किया जाए, बल्कि सेल्फ असेसमेंट, पीयर टू पीयर असेसमेंट, ये छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
मार्कशीट की वजह उसकी जगह होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इस पर बल दिया गया है, इसकी बात कही गई है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों के यूनिक पोटेंशियल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, टैलेंट, स्किल्स, एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी और पॉसिबिलिटी की डिटेल शीट होगी। मूल्यांकन प्रणाली के में संपूर्ण सुधार के लिए एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना भी की जाएगी। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी, इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। यहां हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। किताबी पढ़ाई में फंसे फंसे कुछ लोग ये फर्क ही भूल जाते हैं और इसलिए जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके, चीजें लर्न कर सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए। ये देखना जरूरी है कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं क्या वो समझ पा रहा है, समझ रहा तो कितनी आसानी से समझ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विषय से ज्यादा बच्चे की ऊर्जा भाषा को समझने में ही खप रही है। इन्हीं सब बातों को समझते हुए ज्यादातर देशों में भी आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि 2018 में प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा की टॉप रैंकिंग वाले जितने देश थे, जैसे कि एस्टोनिया, आयरलैंड, फिनलैंड, जापान, साउथ कोरिया, पोलैंड, इन सब देशों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। ये बात स्वाभाविक है कि जिस भाषा को सुनते हुए बच्चे पलते हैं, जो भाषा घर की भाषा होती है, उसी में बच्चों की सीखने की गति बेहतर होती है। वरना होता यह है कि बच्चे जब किसी दूसरी भाषा में कुछ सुनते हैं तो पहले वो मन में उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको समझते हैं। बाल मन में ये बड़ी उलझन पैदा करती है, बहुत स्ट्रेस देने वाली बात होती है। इसका एक और पहलू भी है। हमारे देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई मातृभाषा से अलग होने पर ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई से जुड़े हैं। पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक खाई हो जाती है, एक दीवार हो जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा रखने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। मैं देखता हूं कुछ लोग इसे लेकर भ्रम में भी रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा सीखने सिखाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। अंग्रेजी के साथ जो भी विदेशी भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सहायक है, अगर बच्चों का मन करता है जरूर पढ़े, सीखें, किसी को इतराज नहीं है। और जितना ज्यादा सीखेगा अच्छा ही होगा। लेकिन साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं को भी प्रमोट किया जाएगा।
ताकि हमारे युवा देश के अलग अलग राज्यों की भाषा, वहां की संस्कृति से परिचित हो सके, हर क्षेत्र का एक दूसरे से रिश्ता मजबूत हो। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस यात्रा के पथ प्रदर्शक आप सभी हैं, हमारे देश के शिक्षक हैं। चाहे नए तरीके से लर्निंग हो, चाहे परख के जरिए नई परीक्षा हो, स्टूडेंट को इस नई यात्रा पर लेकर शिक्षक को ही जाना है। और ये बात साफ है कि हवाई जहाज, प्लेन कितना भी एडवांस क्यों न हो, उड़ाता पायलट ही है। इसलिए ये सभी शिक्षकों को भी काफी कुछ नया लर्न करना है, काफी कुछ पुराना अनलर्न भी करना है, पुराना भूलना भी है। 2022 में जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत का हर स्टूडेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों में पढ़े। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं सभी शिक्षकों, प्रशासकों, स्वयंसेवी संगठनों और अभिभावकों से आह्वान करता हूं कि वे इस राष्ट्रीय मिशन में अपना सहयोग दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी शिक्षकों के सहयोग से देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले शिक्षकों के माध्यम से एक बात आग्रह से कहना चाहूंगा कि कोरोना के काल में, इस संकट की घड़ी में आप भी औरों को जिन मर्यादाओं का पालन करना है वो बार बार बताते रहें, बार बार सिखाते रहें। 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क या फेस कवर की बात हो, अपने परिवार में बुजुर्गों को पूरा ख्याल रखने की बात हो, स्वच्छता की बात हो, बाहर कहीं थूकने वगने की बात न, गलतियां ना हो। ये इस लड़ाई को लड़ने का नेतृत्व भी हम सबको करना है और शिक्षक बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बात घर घर पहुंचा सकते हैं। और शिक्षक जब कोई बात करते हैं तो स्टूडेंट बहुत विश्वास के साथ मानता है। स्टूडेंट के सामने प्रधानमंत्री ने ये कहा कहोगे और मेरे शिक्षक ने ये कहा कहोगे तो मैं दावे से कहता हूं, स्टूडेंट प्रधानमंत्री ने कहा है उस पर 4 सवाल करेगा, लेकिन शिक्षक ने कहा है उस पर एक भी सवाल नहीं करेगा। वो घर जाकर के बताएगा कि मेरे टीचर ने कहा है। ये श्रद्धा, ये विश्वास बालक के मन में पड़ा हुआ है। ये आपकी बहुत बड़ी पूंजी है, ये आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। और इस क्षेत्र से जुड़े हुई कई पीढ़ियों ने तपस्या कर करके इसे आपको विरासत में दिया है। और जब ऐसी चीज आपको विरासत में मिली है, तब आपका दायित्व भी बहुत बढ़ जाता है। मुझे विश्वास है मेरा देश का शिक्षक वृंद भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इसको एक मिशन के रूप में लेगा, मन लगा करके करेगा। देश का एक एक बालक आपकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, आपके आदर्शों का पालन करने के लिए तैयार होता है, आपके इरादों को चरितार्थ करने के लिए तैयार होता है। वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार होता है। अगर एक बार शिक्षक कह दे, वो सब कुछ मानने को तैयार होता है। मैं समझता हूं कि माँ बाप, शिक्षक, शिक्षक संस्थान, सरकारी व्यवस्था, हम सब ने मिल करके इस काम को करना है। मुझे विश्वास है कि ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये जो शिक्षा पर्व चल रहा है, 5 सितंबर से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र के लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए काम में लगे हैं। ये प्रयास बहुत ही अच्छे परिणाम लाएगा, समय से पहले परिणाम लाएगा और सामूहिक
कर्तव्य के भाव के कारण होगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा हमेशा मैं टीचर को नमन करता हूं। आज वर्चुअल माध्यम से भी आपको नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा के लिए आयोजित इस कॉन्क्लेव पर आपके द्वारा दिए गए प्रेरणात्मक शब्दों के लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपके दिशा निर्देश निश्चित रूप से हमें आज हमारे साथ देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए शिक्षकों भी नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए नई दिशा दिखाएंगे। शिक्षा मंत्रालय आपको आश्वासन देता है, विश्वास देता है कि इसको कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से हम कार्य करेंगे। शिक्षा मंत्रालय